को साफ रखने का संदेश। हम भी यहाँ चंद घड़ी, तुम भी यहाँ चंद घड़ी। हम भी यहाँ चंद घड़ी, तुम भी यहाँ चंद घड़ी। उठाऊंगा लुत्फ तरह तरह के स्वादिष्ट बनारसी खाने का और जाऊंगा सारनाथ, जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया। वक्त गुजर जाता है पर उसके निशान रह जाते हैं, और कुछ निशान तो ऐसे होते हैं जो युगों युगों तक नहीं मिटते। और ऐसी ही एक जगह है जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी के घर। हमें बताया गया कि यह बरगद का पेड़ तुलसीदास जी के समय से है। अच्छा, क्या ये सच है कि इस समय जहाँ हम बैठे हैं ये वही घाट है जहाँ पर तुलसीदास जी ने, द ग्रेट पोएट तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी? यही अस्सी गंग के तीर, यही गोस्वामी जी का स्थान है। और उन्होंने इस जगह को, मतलब काशी में तो कई जगह रहे लेकिन व्यवस्थित होकर यहीं रहे, और उनका यहाँ भवन भी है। और जिस वृक्ष के नीचे हम लोग बैठे हैं ये भी संभवतः 1000 साल से ज़्यादा पुराना है। जो किष्किंधा कांड से उत्तर कांड तक का पूरा रामचरितमानस गोस्वामी जी ने ही लिखा, और अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक वो यहीं रहे। मैंने पढ़ा कहीं पे कि रामचरितमानस जब लिखी गई थी ये, उस समय विश्व के सबसे बड़े ग्रंथ में इसका दर्जा था, जो उसके बराबर था। इनफैक्ट एक शख्स है विंसेंट स्मिथ, जिन्होंने अकबर की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। उन्होंने कहा था कि तुलसीदास अकबर से भी ज़्यादा बड़े लीडर के रूप में हैं, मतलब माने जाते हैं, उनके प्रभाव जितना बड़ा है उनका। देखिए, गोस्वामी जी का इतना विराट स्वरूप था कि जैसे लोग कहते हैं ये अवधि में लिखा गया जी। तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखने के लिए अपना एक भाषा शैली उन्होंने डेवलप किया। ये अवधि में नहीं है, उन्होंने अपना जो प्रचलित उस समय के शब्द थे उन सब शब्दों को इसमें समाहित किया। हम समझते हैं कि ऐसा प्रोग्रेसिव कोई रहा नहीं है, और यही कारण है कि गोस्वामी जी का ये ग्रंथ इतना कॉम्पैक्ट है। हमारे ख्याल से इस टेक्स्ट बुक पे जितना रिसर्च हुआ है संभवतः दुनिया में कोई ग्रंथ नहीं होगा जिस पे इतना रिसर्च हुआ हो। तो संकट मोचन जो मंदिर है कि एक समय था काशी डेंस फॉरेस्ट से एकदम सराउंडेड था। उसी वन में गोस्वामी जी को पहली बार हनुमान जी का दर्शन हुआ। वही स्थान संकट मोचन मंदिर है। वो स्थापित मूर्ति नहीं है, जैसे जिस रूप में गोस्वामी जी को दर्शन हुआ हनुमान जी का, उसी रूप में भगवान प्रतिष्ठित हुए। बनारस की यही खूबसूरती है। आप एक ऐतिहासिक जगह से निकलो और दूसरी की तरफ मुड़ जाओ। मैं अब जा रहा हूं संकट मोचन मंदिर। वाराणसी के कई विख्यात मंदिरों में से संकट मोचन एक है। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी को श्री हनुमान जी ने यहीं इसी जगह पर साक्षात दर्शन दिए थे। दुनिया भर के हनुमान भक्त यहां दर्शन के लिए आते हैं और अपनी प्रार्थना भगवान को भेंट करते हैं। कोई भक्त काशी आए और यहां ना आए, नहीं, यह संभव नहीं है। संकट मोचन मंदिर से निकलकर मैं नमामि गंगे और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए गंगा के रक्षक यानी गंगा प्रहरियों से मिलने निकल पड़ा। मुझे बताया गया कि मां गंगा को साफ रखने के लिए ये युवा तन और मन से जुटे हुए हैं। सर नमस्कार। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? सर, जो हम लोगों का ये गांव के जो गंगा के किनारे के जो गांव हैं, वहाँ पे ये लोग जो यूथ है कि उनको एक रुचि थी कि गंगा को बचाने के लिए, गंगा की जो जैव विविधता है उसको बचाने के लिए वो हमसे जुड़े हैं। सबसे पहले आजीविका भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है आजीविका का भी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने गंगा प्रहरियों को 4 तरह की ट्रेनिंग दी है। इको टूरिज्म हो गया, आपका हेल्थ एंड वेलनेस हो गया, और जैविक खाद बनाने की ट्रेनिंग, और लड्डू और प्रसाद की, और अगरबत्ती का भी हमारा एक कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पे जो फूल होते हैं जो लोग माला के रूप में गंगा में डालते हैं, तो उसी को कलेक्ट करके और उसी को सुखा करके और उसका पाउडर बना करके हम
अगरबत्ती वहाँ पे बचाना है। प्रॉपर रीसाइक्लिंग, मतलब बहुत जी, ही प्रैक्टिकल proper अप्रोच है। जी सर। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और और नमामि नमामि गंगे दोनों साथ में मिल मिलकर करके इस ये पूरा काम का पूरा काम चला की देख रेख चला रहा जी। है। बहुत बढ़िया। तो इस जलश पर बैठे बैठे मेरे साथ में कुछ साथी है मेरे, जिनसे मैं बातचीत करता हूँ। आप ये बताइए कि आप कोई बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं क्या? जी सर। है ना? ये कंधे देखो कितने चौड़े हैं। जी सर। ये देख के लगा मुझे कि आप पहलवानी करते हैं। हाँ सर। हाँ वही मैंने कहा। वाराणसी जनपद में सर चैंपियन हूँ। अरे बाप रे, देखिए देख के पहचान गए। थैंक यू वेरी मच। आपका शुभ नाम। ये आपका जो हैंड शेक है ना, ये भी बड़ा मजबूत है। ये है हम लोगों का जो ये गंगा प्रेरियों ने उत्पाद है, ये शहद है जो घर में तैयार करते हैं गंगा प्रेरी। ये जो हेल्थ एंड वेलनेस का जो ट्रेनिंग दिया था तो बालिकाओं को, तो ये हमारे इस जहाज पे प्रॉपर ब्यूटी सेंटर खुला हुआ है। आम हमारे यहाँ जो लोकल फसलें होती है ना सर, उसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। बहुत टेस्टी है। थैंक यू सर। ये हम लोग बेरोजगार महिलाओं के लिए एक तरह से समझिए जलज के माध्यम से हम लोग को रोजगार भी मिला है। ऐसे भी क्या फासले जो पास भी न आ सके, ऐसे भी क्या फासले जो गीत भी न गा सके, ऐसे भी क्या फासले जो गीत भी न गा सके। सुर नहीं मिला सकते ताल मिलाते रहिए, सुर नहीं मिला सकते ताल मिलाते रहिए। हम भी यहाँ चंद घड़ी तुम भी यहाँ चंद घड़ी, हम भी यहाँ चंद घड़ी तुम भी यहाँ चंद घड़ी। और आगे मैं चखूंगा बनारसी खाने के अलग अलग रंग, मलायू से लेकर कचौरी जलेबी का स्वाद। They first participated in a school online round and then they moved on to the district round. After that, they moved on to the state and union territory round and then preliminary round at the Doordarshan studios और वहाँ पर भी ये लोग जीते। Amazing. इनक्रेडिबल। It's a game of nerves. रिसाइकलिंग। Wrong. It's a game of knowledge. ग्रीन रेवोल्यूशन। Is correct. एक तरफ काशी के युवा जागरूकता फैला रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकार इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला रही है। नमामि गंगे द्वारा संचालित दीनापुर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पूरी तरह से फंक्शनल है। यह वरुणा नदी के किनारे बना हुआ है और मुझे बताया गया कि इस प्लांट की क्षमता 140 mld यानी 140 मिलियन लीटर्स पर डे की है। यहां पर साफ किए गए पानी को वापस वरुणा नदी में ही डाला जाता है और यही वरुणा नदी आगे जाकर गंगा में मिल जाती है। दीनापुर के अलावा गोईठा एसटीपी है जो कि 120 mld कैपेसिटी का है। यह भी एक फंक्शनल प्लांट है। यहां पर साफ किए गए पानी को रीयूज भी किया जाता है। इनके अलावा अंडर कंस्ट्रक्शन 50 mld का रमाना एसटीपी भी है। जब बनारस के ये तीनों सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक साथ मिलकर काम करने लगेंगे तब 2019 के अंत तक बनारस के गंदे पानी को गंगा में जाने से रोक देंगे। बनारस में खाने के भी बड़े ठिकाने हैं। मैंने बनारसी पान खाया और अब मैं आ गया हूं मलायू खाने। मलायू नाम से ही मुंह में मलाई घुल जाती है, फिर मैं इन्हें खाए बिना नहीं रह सकता। नमस्कार। हर हर गंगे। हर हर गंगे। कैसे हैं? यही है ना मलाइयो? जी सर। मैं बिल्कुल सही जगह पे आया हूँ मैं। बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि बनारस से आप बिना मलाइयो खाइए मत जाइयो। क्या बात है, तो पहले तो ये बताएं कि पहलवान लस्सी जी मतलब कि इसमें बहुत पौष्टिक चीजें होंगी, इसका ऐसा समझ में आता है, सब पड़ गया। पहलवान नाम से ही हो गया। हाँ वही। तो ये मलाइयो जो है ये क्या खासियत है मलाइयो का, कैसे बनता है? सर मलाइयों का एक अपना बहुत बड़ा गुण है जी। ये सिर्फ जाड़े के दिनों में ही बनता है। अच्छा। और इसका विशेष रीज़न है ये ओस के संपर्क में आके ही बनता है। अच्छा। तो ओस का बहुत बड़ा रोल है इसमें। अरे क्या बात है। तो उसके बाद फिर उसको रखते हैं और उसमें फिर केसर डालते हैं सर। जी केसर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी फायदेमंद है। जाड़े के दिनों में विशेष करके Correct। केसर जो है गर्मी हीटिंग बॉडी को देता है। हाँ। तो इसलिए केसर डालते हैं। हाँ। और बादाम पिस्ता जो शरीर को बलिष्ठ बनाता है, ताकत देता है, वो डालते हैं। और सुबह सुबह इसका सेवन करने का समझ लीजिए एक तरह से अमृत पान हो रहा था। हाँ ये सेहत का बम है। बम है एकदम। तो देखिए मैं आ गया हूँ सुबह सुबह। आपको मैं एक टेस्ट कराता हूँ सर। जी। आप खा के देखिए। ये सर आप मलाइयो खाएं। थैंक यू। अरे बड़ा हल्का है। हाँ सर।
वजन में बहुत ही बिल्कुल- हल्का होता है सर। हाँ, ये देखने में बड़ा भारी लग रहा था, वैसे भारी तो नहीं है ना? नहीं सर, नहीं वैसा भारी नहीं है, बहुत ही हल्का होता है, बहुत ही स्पाच होता है। हाँ, ये कमाल है, ये बहुत बहुत कैसे बताऊं मैं शब्दों में, ये तो आपको यहाँ ही आना पड़ेगा मलइयो खाने के लिए बनारस भैया। क्या स्वाद था मलइयों का, एकदम हल्का मीठा। मन तो कर रहा था कि बस खाता ही जाऊं, पर भैया बनारस में हूं जहां हर नुक्कड़ पर कुछ कमाल का पकड़ा होता है। और फिर अब तो मैं उस जगह जा रहा हूं जो बनारसियों का दिल का नाश्ता है, यानी उनका फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो पेट में जगह तो रखनी पड़ेगी ना, कौन सी जगह, चलिए बताता हूँ। बनारस में समझदार लोग होटल की बंद चार दीवारी में नाश्ता नहीं करते। बनारस में लोग यूं इस गली में, खुली गली में आलू पूड़ी, कचौड़ी और जलेबी के साथ नाश्ता करते हैं। तो ये बताया, बनारस में क्या यही एक कल्चर है नाश्ते का? सुबह नाश्ते में बड़ी कचौड़ी, हमारी ये गोल कचौड़ी जी और जलेबी। अच्छा, तो मेन प्रॉपर बनारस का जो ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट है वो ये है। पहले आप इसको टेस्ट करके देखें जी, आपकी फीलिंग क्या है आप अरे बताएं। मेरी फीलिंग तो देखकर ही गदगद हो गई है। थैंक यू। अच्छा, ये पूड़ी के अंदर मुझे लग रहा है कि कुछ जो आटा है, उड़द की दाल है। हाँ, मुझे लगा कि ये कोई साधारण आटा नहीं है। गालिब साहब ने कहा था कि कौन जाए दिल्ली की गलियां छोड़कर। जैसे पुरानी दिल्ली की गलियों के किस्से मशहूर हैं, वैसे ही बनारस की गलियां अपने आप में खूब हैं। ये छोटी छोटी गलियां, ये रंगीन दरवाजे, ये आसमान की तरफ खुलती खिड़कियां बनारस को अलग ही रंग देती हैं। ये गलियां, ये छोटे घर, ये दरवाजे, यही पहचान है बनारस की। ये दरीचे, ये आंगन, ये मूर्ति गलियां, ये सुरख्वाब दरवाजे, ये घरों के रंग, कैसे कह दूं कि बस मन भर गया। यूपी का अपना एक कल्चर है और इस कल्चर में भांग का भी अपना खास रोल है। मैं तो आपसे भी कहूंगा, कभी भांग चखने का मन करे तो बनारस आइएगा। तो बनारस की अनेकों खान पान चीज़ें, जैसे कि आलू पूरी, कचौरी, मलइयो, पान, इन सब के साथ साथ बनारस की ठंडाई भी बड़ी प्रसिद्ध है। तो इस ठंडाई में अब आप चाहें तो थोड़ा सा बाबा जी का प्रसाद भी डाल सकते हैं, यानी भांग भी डाल सकते हैं, और अगर नहीं चाहें तो प्लेन ठंडाई का लुत्फ भी उठा सकते हैं। सही कहा सर? जी हाँ। अच्छा, ये बताएं कि ठंडाई मुझे लगा था कि गर्मियों के मौसम में मिलती होगी। ठंडाई के 12 महीने 12 मिनट ठंडी चलती है। किस चीज़ से बनती है? ये बादाम, पिस्ता, केसर, हाँ, दूध, मलाई, इलायची, सौंफ, तो मतलब, गुलकंद। अरे बाप, हाँ, तो कई मतलब- कई आइटम मिला के ही बनती है ठंडाई। यानी कि सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत पौष्टिक फायदेमंद आहार है। है। और बाबा जी का प्रसाद? बाबा जी प्रसाद है, जो लोग मांगते हैं प्रसाद देते हैं, नहीं मांगते नहीं देते हैं हमको। अच्छा, ये कितना ये प्रसाद, बाय द वे, ये है बाबा जी का प्रसाद, यानी कि बनारस की फेमस भांग। अब इसमें से कितना आम आदमी पचा सकता है? 1 चम्मच तक। 1 चम्मच पचा सकता है। मैं बाद में फिर कभी अगले ट्रिप में कोशिश करूंगा, इस ट्रिप में तो नहीं। तो बनाइए और पिलाइए ठंडाई। थैंक यू। ये है फेमस बनारसी ठंडाई। स्वादिष्ट, अति स्वादिष्ट। बनारस देखा, खूब देखा, गलियां, कचौड़ियां, भांग सब देख लिया, और अब वक्त आ गया है यहां से चलने का। मगर बनारस के घाट से गंगा जल लिए बिना मेरी यात्रा पूरी नहीं होगी। और वाराणसी छोड़ने से पहले वाराणसी से जो मेरे साथ जाएगा वो तो ले लूं। मोक्ष नगरी के घाट से गंगा का वो पानी जिसके साथ अनगिनत लोगों की आस्था जुड़ी है,
धरा पर जब से ये बह रही है, दिल में उतारो इसे, यही कह रही है। और आगे मैं आपको लेकर चलूंगा सारनाथ, जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया, और देखूंगा सारनाथ म्यूजियम, भारत का पहला साइट म्यूजियम। बनारस से सारनाथ की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है, यानी अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स। बनारस से निकलकर अब मैं बौद्ध धर्म की एक बहुत ही पवित्र जगह जा रहा हूं, सारनाथ। दुनिया में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां एक तरफ शिव की नगरी काशी हो और दूसरी तरफ बुद्ध का सारनाथ। इस पूरे क्षेत्र में ही कुछ खास बात है। दुनिया भर से बुद्धिज्म के फॉलोअर्स यहां आते हैं। कहते हैं इन स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक ने शुरू किया, जिसे बाद के राजाओं ने पूरा किया। वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर दूर वो जगह है जो बुद्धिस्ट रिलीजन यानी बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। मैं बात कर रहा हूँ सारनाथ की, जहाँ गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना पहला उपदेश दिया था। He gave his first sermon right here after attaining enlightenment. अब ये सब बातें बचपन में स्कूल में इतिहास की किताबों में पढ़ी तो ज़रूर थी, लेकिन वो याददाश्त थोड़ी सी धुंधली हो गई है। तो उस याददाश्त को एक बार दोबारा ताज़ा करने के लिए मैंने इल्तिजा की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक सीनियर अधिकारी डॉक्टर सिन्हा से कि वो यहाँ पर आए और मुझे इस जगह का महत्व समझाएं। मॉर्निंग डॉक्टर सिन्हा। धन्यवाद। ये कौन सा है आपने बताया? धमेक स्तूप। धमेक, हाँ, और भारत के सबसे ऊंचे स्तूपों में से एक है। यहीं पे बैठ करके भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसका उपदेश दिया था। ये धर्मराज का स्तूप के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से भगवान बुद्ध का जन्म कपिलवस्ती में हुआ था, इसी तरह से बौद्ध धर्म का जन्म यहाँ हुआ। इतना अच्छा महसूस हो रहा है। मैंने जब गुस्सा था तो मैंने आपको कहा कि मुझे बहुत एक शांति का अनुभव हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। और जो बौद्ध धर्म है उसका मेडिटेशन से बहुत ज़्यादा डीप कनेक्ट है। तो बस मैं भी चाहता हूँ कि बस आपसे आगे लूँ और थोड़ी देर के लिए ध्यान लगा के बैठूँ, क्योंकि ऐसा मन कर रहा है कि यहाँ कुछ देर के लिए ध्यान लगा कर बैठना बहुत ज़रूरी है। और ये सारनाथ की वही ऐतिहासिक जगह है जहाँ कहा जाता है कि गौतम बुद्ध को उनके 5 शिष्य मिले थे। ये वही 5 शिष्य थे जो उन्हें कभी छोड़कर चले गए थे, लेकिन ज्ञान प्राप्ति यानी एनलाइटनमेंट के बाद वो दोबारा उन्हें इसी जगह पर मिले थे। इस जगह को चौखंडी कहते हैं। बगीचे के बीचों बीच भगवान बुद्ध का 90 फीट का स्टैचू और आसपास दूसरे बुद्धिस्ट देशों के मंदिर। और ये मंदिर कोई आम मंदिर नहीं है, ये तो बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले देशों द्वारा अपनी शैली, अपने आर्किटेक्चर से बनाए गए मंदिर हैं।
इसे कहते हैं भव्य, इसे कहते हैं कलाकारी। जापान, थाईलैंड और श्रीलंका जैसे देशों के यहां मंदिर हैं। और क्या कहूं, क्योंकि यह जगह कहने के लिए नहीं, बस महसूस करने के लिए है। अभी भी मन में था कि भगवान बुद्ध के बारे में थोड़ा और जानूं, और इसके लिए यहाँ के फेमस सारनाथ म्यूजियम से अच्छी जगह क्या हो सकती है। सारनाथ म्यूजियम 1910 में अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया था। अगर आप यहाँ आकर इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा है। मुझे बताया गया कि ये भारत का पहला साइट म्यूजियम है। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत सुना है मैंने इस म्यूजियम के बारे में। जैसे ये मैं देख रहा हूँ, ये जो नेशनल एम्ब्लम है हमारा, चिन्ह है जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जिसे कहते हैं, 4 शेरों का, ये कहाँ से मिला? बुद्धिस्ट लिटरेचर में लिखा था कि 4 स्थान बहुत ही पवित्र है। इसी कारण से अशोक ने मंदिर श्राइन का निर्माण कराया और उसके पूरब दिशा में एक मोनोलिथिक एकात्मक पत्थर की एक पिलर खड़ा किया। उसके शीर्ष पर 4 क्वाड्रिपर्टाइड, जिसको लाइन कैपिटल कहते हैं, उसको उन्होंने स्थापित किया। जो कि टॉप पोर्शन है वही लाइन कैपिटल है, जो आज हमारा भारत का नेशनल एम्ब्लम घोषित है। मैंने यहाँ देखे वो अवशेष जो खुदाई के समय मिले थे और गुजरे वक्त के इतिहास को हमारे सामने रखते हैं। तो काशी नगरी को अलविदा कहने का वक्त आ गया। यूं तो बहुत सी स्मृतियां बनी, पर एक बात जो मेरे जहन में सारनाथ की शांति में गूंज रही है, वो तुलसीदास का वो दोहा है जो मैंने उन्हीं के घाट पर कहा था। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंसमुंह बोलिए नदी नाव संजोग। अगर सोचें तो इस बात को गंगा से बेहतर और कौन समझा सकता है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मगरमच्छ हो, कछुआ हो, मछलियां हो, गंगा सबको अपनाती है, कोई भेदभाव नहीं करती। गंगा किसी धर्म को देखकर नहीं बहती। गंगा जहाँ से बहती है वही धर्म है। विश्व में अनेकों ऐसी जगह हैं जहाँ पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर सब एक साथ खड़े हैं। काशी विश्वनाथ के मंदिर के ठीक बाजू में एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद भी खड़ी है। तो जब भगवानों को एक दूसरे के साथ खड़े रहने में कोई तकलीफ नहीं होती, तो उन भगवानों के भक्त को कभी कभी एक दूसरे के साथ में खड़े रहने में तकलीफ भला क्यों होती है? बस मन में यूं ही ख्याल आया तो आपके साथ में बांट लिया। अब आप इसके बारे में सोचें या ना सोचें, ये तो आप पर निर्भर करता है। खैर, मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त, फिर मिलूंगा अगले एपिसोड में, यूं ही गंगा तट के किनारे एक और किसी खूबसूरत शहर में। तब तक के लिए आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, आबाद रहें।